हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका फेयर्स क्लाउड लर्न टू लीड में। गुड मॉर्निंग टू ऑल दी स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे 9 और 10 जैन 2022 के बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट फेयर, जिसमें से आप दो बेस्ट इमेजेस देख रहे हो, लेकिन करंट फेयर्स को बिल्कुल लास्ट तक देखना है ताकि हर करंट फेयर जो है वो आप तक पहुंच सके। लेकिन उससे पहले आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, करियर्स क्लाउड को। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। लॉगिन कर ले अपनी ईमेल आईडी के थ्रू और क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करके 1 साल या फिर 2 साल की सब्सक्रिप्शन आप बाय कर सकते हैं। दोनों का ही प्राइस बहुत कम है। लेकिन इसमें हम आपको क्या प्रोवाइड करेंगे, हम आपको डेली करंट अफेयर्स प्रोवाइड करेंगे। डेली में 3 सेक्शंस होंगे, डिटेल, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट और क्विज सेक्शन। लेकिन ये तीनों चीजें जो हैं वो आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर ही असेस कर सकते हो और क्विज जो है वो डेली आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट कर सकते हो। वीकली सेक्शन होगा, उसमें भी 3 सेक्शंस होंगे, डिटेल, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट और क्विज वीकली बेसिस पे आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट करोगे। मंथली सेक्शन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 4 तरह की पीडीएफ्स आपको मिल रही है। डिटेल करंट अफेयर की, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट की, बेस्ट 100 करंट अफेयर वो भी क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में, और चौथी पीडीएफ होगी पॉकेट पीडीएफ, जिसमें 2 लाइन में 3 लाइन में आपको करंट अफेयर मिल जाएगा ताकि जल्दी जल्दी में आप इसको रिवाइज कर सको। लेकिन आपकी परफॉर्मेंस को और अच्छा करने के लिए हम आपको 20 अलग अलग तरह की टॉपिक वाइज पीडीएफ दे रहे हैं, ताकि एक टॉपिक 2 टॉपिक को अगर आप रिवाइज करना चाहते हैं तो आप टॉपिक वाइज पीडीएफ से कर सकते हैं। अगर आप बैंकिंग स्टूडेंट हैं तो हम आपको 3 सेक्शंस देंगे जो कि सिर्फ बैंकिंग एंड इकोनॉमी से रिलेटेड होंगे। एक में डिटेल होगी, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट होगा, क्विज होगा। क्विज आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर ही अटेम्प्ट कर सकते हो, लेकिन वो मंथली बेसिस पे अटेम्प्ट कर सकते हो। इसी तरह से आपको एक एग्जाम पीडीएफ मिलेगी जिसमें जितना भी करंट अफेयर जा चुका है 2021 का, उसको रिवाइज करने के लिए आप इसका यूज कर सकते हो। आपको डिटेल में बजट और इकोनॉमिक सर्वे मिलेगा और इसमें आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एंड आंसर भी बताए जाएंगे जो बजट और इकोनॉमिक सर्वे से एग्जामिनर बना सकता है। और अगर आप किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हम आपको हर स्टेट का करंट अफेयर प्रोवाइड करेंगे ताकि आपकी स्टेट परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सके। तो इसी तरह से ये सारे करंट अफेयर आपको मिलेंगे, लेकिन इकट्ठे मिलेंगे। ये सारी चीजें आपको मिलेंगी हमारी एप्लीकेशन के ऊपर, तो डाउनलोड कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। लॉगिन कर ले ईमेल आईडी के थ्रू और क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करके आप 1 साल या फिर 2 साल की सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हैं। दोनों का ही प्राइस बहुत कम है। लेकिन दोस्तों एक बात याद रखनी है कि अगर आप नए स्टूडेंट हैं, अपनी प्रेपरेशन को स्टार्ट करें, तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप 2 साल का बाय करें, क्योंकि 2022 का लोगे तो बहुत कॉस्टली होगा। अभी बाय कर लोगे तो बहुत ज्यादा फायदे में रहोगे। और इसमें आपको दोनों सब्सक्रिप्शन में 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है अगर आप इस कोड का यूज करेंगे, ASH10 का। और इस ईमेल आईडी और इस नंबर पे हमें संपर्क कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि कोई भी किसी भी तरह का आपको डाउट है। तो स्टार्ट करते हैं 9 और 10 जैन के करंट अफेयर। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करना है, शेयर करें यार मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक में ज्वाइन कर सकते हैं, इसमें आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है, कौन सी स्टेट ने पहला अवार्ड जीता है थर्ड नेशनल वाटर अवार्ड्स 2020 के अंदर। तो 2022 में 2020 के अवार्ड दिए जा रहे हैं, आप कह सकते हो 2021 में दिए जा रहे हैं, ड्यू टू कोविड जो है वो थोड़ा सा डिले इसमें हुआ। लेकिन ये तीसरा नेशनल वाटर अवार्ड है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति की तरफ से दिया जाता है। इसका मतलब मैं बात कर रहा हूँ गजेंद्र सिंह शेखावत जी की। और ये अवार्ड पहली स्टेट जीतने वाली कौन है, उत्तर प्रदेश। तो मतलब पहला प्राइज जीतने वाली उत्तर प्रदेश है, दूसरा स्थान राजस्थान को दिया गया है, तीसरा स्थान जो है तमिलनाडु को दिया गया। अगर आप इन स्टेट से बिलोंग करते हैं तो अपना स्थान जो है वो जरूर याद रखें अपनी स्टेट का, कि कौन से रैंक पे उसको आंका गया है। तो जल शक्ति मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने तीसरा नेशनल वाटर अवार्ड जो है वो अनाउंस किया है। और आपने याद रखना है कि उत्तर प्रदेश का मुजफ्फरनगर जो है वो बेस्ट डिस्ट्रिक्ट कैटेगरी में जो है वो आंका गया है नॉर्थ जोन में। और शहीद भगत सिंह नगर जो कि पंजाब के अंदर है, इसको SBS नगर के नाम से भी जाना जाता है, इसको जो है वो दूसरा स्थान हासिल मिला है बेस्ट डिस्ट्रिक्ट में नॉर्थ जोन में। तो मैं आपको बता दूं इसके अंदर बहुत सी कैटेगरीज होती हैं, लाइक इसमें डिस्ट्रिक्ट्स की, स्टेट कैटेगरी है, इंडिविजुअल है, ऑर्गेनाइजेशन है, और भी बहुत सी कैटेगरीज हैं। लेकिन आपने जो 2 याद रखनी है वो कौन सी याद रखनी है, एक तो बेस्ट डिस्ट्रिक्ट और एक बेस्ट स्टेट। लेकिन सबसे पहले तो आप स्टेट याद रखोगे, फिर डिस्ट्रिक्ट आप जो है वो याद रखोगे अपने जोन की। और ये नेशनल वाटर अवार्ड जो वो कौन से ईयर में स्टार्ट किए गए थे, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति की तरफ से 2018 में इसको स्टार्ट किया गया था, ताकि लोगों के बीच में एक एग्जाम्पल सेट की जाए कि जो पानी का समाधान है या देश को जो जल समृद्ध भारत हमने बनाना है, उसके लिए जो प्रयास किए गए हैं वो कौन सी स्टेट ने अच्छे किए हैं, कौन से इंडिविजुअल ने उसमें योगदान निभाया है, कौन सी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो काम कर रही है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट कर रही है, कौन सा गांव कर रहा है। तो ये कैटेगरीज में ये अवार्ड जो है वो दिए जाते हैं। तो आप देख सकते हो बेस्ट स्टेट जो है वो यूपी है, दूसरा स्थान राजस्थान का, तीसरा तमिलनाडु का, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन बेस्ट डिस्ट्रिक्ट में अगर आप देखोगे 5 जोन हमने बनाए हुए हैं
और इन 5 जोन में अगर आप देखोगे, नॉर्थ जोन में मुजफ्फरनगर है यूपी में, दूसरा स्थान मैं बता चुका हूँ एसबीएस नगर पंजाब का है, याद नहीं रखना, अगर पंजाब से बिलोंग करते हैं तो याद रखें। त्रिवेंद्रपुरम है केरला के अंदर, ईस्ट चंपारण है ईस्ट जोन के अंदर बिहार में, वेस्ट जोन है इंदौर मध्य प्रदेश के अंदर, नॉर्थ ईस्ट स्टेट कैटेगरी में गोलपाड़ा है डिस्ट्रिक्ट, कहाँ पे, असम के अंदर। तो ये आपने जरूर याद रखना है, अगर आप इस जोन से बिलोंग करते हैं या इस स्टेट से बिलोंग करते हैं तो उसका गांव आपको याद रखना पड़ेगा, मतलब उसकी डिस्ट्रिक्ट जो है वो आपको याद रखनी पड़ेगी, चाहे विलेज कैटेगरी वाला मत करो, और ना ही हमने यहाँ पे कवर भी किया, क्योंकि बहुत सी कैटेगरीज है, हर कैटेगरी को इसमें कवर नहीं कर सकते। तो आप ये भी याद रख सकते हैं कि इन अवार्ड्स को चलाने का जो मकसद था वो क्या था कि लोगों में पानी को लेके जो है वो अवेयरनेस क्रिएट हो सके कि हमने पानी को बचाना है और उसकी जो वेस्टेज है उसको कम करना है। तो अपने याद रखना है, हम बात कर रहे हैं गजेंद्र सिंह शेखावत जी की, कॉन्स्टिट्यूएंसी इनकी है जोधपुर। जोधपुर जो है वो कहाँ पे है, राजस्थान के अंदर। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अगला क्वेश्चन है हु वन इंटरनेशनल क्राफ्ट अवार्ड फॉर 2021। तो इंटरनेशनल क्राफ्ट अवार्ड जो है वो किसको दिया गया, तो आपने याद रखना है कि बेस्ट क्राफ्ट विलेज, जो बेस्ट क्राफ्ट गांव है, वो मिला है अवार्ड केरला आर्ट्स एंड क्राफ्ट विलेज ऑर्गेनाइजेशन को। और ये कहाँ पे स्थित है, ये दोस्तों स्थित है कोवलम के अंदर। कोवलम कहाँ पे है, केरला के अंदर। तो इसका मतलब याद रखोगे कि ये अवार्ड जो है वो सबसे पहले किसकी तरफ से दिया गया, लेकिन ये अवार्ड मिला है केरला आर्ट्स एंड क्राफ्ट विलेज को, और इन्होंने ये अवार्ड जीता है जो कि दिया है वर्ल्ड क्राफ्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल की तरफ से। और ये इंडिया की तरफ से एक ओनली ऐसा अवार्ड है जो नॉन इंडिविजुअल कैटेगरी में दिया गया, मतलब आप कह सकते हो जो ऑर्गेनाइजेशनल कैटेगरी में या किसी सोसाइटियल कैटेगरी में दिया गया, क्योंकि इसमें बहुत सी कैटेगरीज हैं। और केरला आर्ट एंड क्राफ्ट विलेज ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी के द्वारा एस्टैब्लिश की गई, जो कि स्टेट टूरिज्म डिपार्टमेंट केरला को आगे सहयोग प्रदान करता है और स्टेट में टूरिज्म को इंप्रूव करता है या उसको इंक्रीज करता है। तो आपने याद रखना है बेस्ट क्राफ्ट विलेज पूरे दुनिया के अंदर जो अवार्ड दिया गया वो केरला आर्ट्स एंड क्राफ्ट विलेज ऑर्गेनाइजेशन को मिला है। और इसमें विलेज ऑफ द ईयर अवार्ड जो है वो एक मलेशिया का गांव है जिसका नाम है क्राफ्ट कम्युनिटी कू। क्राफ्ट का मतलब क्राफ्ट, तो क्राफ्ट कम्युनिटी कू को ये अवार्ड दिया गया। जस्ट स्टैटिक है, आप इस लाइन को पढ़ सकते हैं ताकि ऑप्शन को देख के आपको याद आ जाए। लेकिन इस अवार्ड की जो शुरुआत है वो दोस्तों 2017 में की गई थी, और 2017 में जब इस अवार्ड को शुरुआत किया गया था तो उसमें सिर्फ ये ऑर्गेनाइजेशंस को दिया जाता था। बाद में ये इंडिविजुअल्स को, ये बाद में काउंसिल्स को भी देना स्टार्ट कर दिया पूरे वर्ल्ड के अंदर, जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करते हैं और जो हैंडीक्राफ्ट के ऊपर जो है वो फोकस करते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है हैंडीक्राफ्ट इंडिया के लिए, जो हाथ से चीज़ों को बनाते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये अवार्ड उसी कैटेगरी में दिया जाता है। तो इसको याद रखना है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन के ऊपर आएंगे। फर्स्ट वर्ल्ड डेफ T20 क्रिकेट चैंपियनशिप जो है वो कहां पे ऑर्गेनाइज की जाएगी। ये तो क्लियर है कि वो इंडिया में ऑर्गेनाइज की जाएगी, लेकिन इंडिया में कौन सी स्टेट में ऑर्गेनाइज की जाएगी, तो अपने याद रखना है ये ऑर्गेनाइज की जाएगी केरला के अंदर, और ये 10 जनवरी मतलब आज से स्टार्ट हो जाएगी और ये 20 जनवरी तक चलेगी। लेकिन आज से का मतलब है कि ऐसे नहीं कि 2021 में होनी है, ये कब होनी है, 2023 में। याद रखना है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि इस साल नहीं होनी, ये 2023 में होनी है। तो आप देख सकते हो इंटरनेशनल कमेटी ऑफ स्पोर्ट्स फॉर द डेफ ने अप्रूवल दे दिया है ऑल इंडिया स्पोर्ट्स काउंसिल ऑफ द डेफ, जो कि इंडिया की एक डेफ स्पोर्ट्स काउंसिल है, कि आप जो है वो इसको होस्ट करोगे। और कहाँ पे होस्ट करोगे, त्रिवेंद्रपुरम में होस्ट करोगे, जो कि कहाँ पे स्थित है, केरला में। ये एक तरह से T20 क्रिकेट चैंपियनशिप होगी जो कि ना सुनाई देने वाले प्लेयर्स के बीच में खेली जाएगी। इसमें टोटल कितनी कंट्रीज पार्टिसिपेट करेंगी, 8 कंट्रीज जो है वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगी। वैसे टूर्नामेंट 2020 में होना था, लेकिन अब ये टूर्नामेंट कौन से ईयर में होगा, 2023 में होगा। ये कोविड के चलते हुए जो है ये क्या कर दिया गया था, 2023 में शिफ्ट कर दिया गया। लेकिन इसमें आप 2 ऑर्गेनाइजेशंस के नाम जो है वो आप पढ़ चुके हो। एक तो ऑल इंडिया स्पोर्ट्स काउंसिल ऑफ द डेफ, तो ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है ताकि स्पोर्ट्स को जो सुन नहीं सकते उनके बीच में भी जो है वो उनका प्रचलन जो है वो बढ़ाया जाए। इसके जो चेयरमैन है वो है मोहिंदर सिंह। कौन है, मोहिंदर सिंह। और इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पे है, न्यू दिल्ली। लेकिन एक है इंटरनेशनल कमेटी ऑफ स्पोर्ट्स फॉर द डेफ, इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पे है, ल्यूसान के अंदर है। कहाँ पे, स्विट्जरलैंड में। और ये ऑर्गेनाइजेशन 1924 में बनाई गई थी। तो इतना की याद रखना है इसके अंदर। लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे थे कौन सी स्टेट की, केरला की। तो जरूर याद रखना आपने कि केरला के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो है पिनराई विजयन, और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान। और यहाँ पे आपको मिलेंगे दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क, जैसे कि आपको यहाँ पे मिलेगा एक नेशनल पार्क इरेविकुलम नेशनल पार्क, इरेविकुलम नेशनल पार्क। एक आपको मिलेगा यहाँ पे पाम्पादम शोला नेशनल पार्क, पाम्पादम शोला नेशनल पार्क। और एक आपको मिलेगा अनाईमुडी शोला नेशनल पार्क, अनाईमुडी शोला नेशनल पार्क।
पेरियार नेशनल पार्क, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क ऑल ओवर इंडिया। एक आपको मिलेगा साइलेंट वैली नेशनल पार्क, बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों एक बात और याद रखनी है कि अनाईमुडी जो है वो वेस्टर्न घाट्स की जो है वो हाईएस्ट माउंटेन भी है। वेस्टर्न घाट्स की हाईएस्ट माउंटेन अनाईमुडी है। इसकी हाइट जो है वो 2695 मीटर है। और ये जो पूरा हमारा पानी के साथ लगता हुआ एरिया इस साइड पे वेस्टर्न घाट्स में ये केरला में स्थित है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे, लेकिन जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई हैं वो सारी की सारी याद रखनी है। तो हम पहले आते हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन के ऊपर। तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करें यार मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अभी के अभी। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ कुछ पीओ कोर्स के बारे में कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ। कुछ ही दिन जो है वो बाकी हैं, तो उसमें आप अभी भी जो है वो उसका फायदा उठा सकते हो, किस तरह से आप अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर कर सकते हो। तो मैं आपसे 50 से 55 सेकंड लूंगा ताकि आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम ऑलरेडी IBPS PO एग्जाम कोर्स जो है वो स्टार्ट कर चुके हैं। 25 डेज का ये प्रोग्राम हमने 13 दिसंबर को इसको लॉन्च किया था। 14 ऑफ जैन को ये खत्म हो जाएगा, मतलब ऑलमोस्ट एक महीने का वैसे, लेकिन अगर काउंट करोगे तो ये 25 दिन का जो है प्रोग्राम बनेगा। क्यों 25 दिन का? क्योंकि इसमें मंडे टू फ्राइडे ही हम आपको क्विज जो है वो प्रोवाइड करेंगे। इसमें सिर्फ क्विज होंगे जो कि आपको हर दिन प्रोवाइड किए जाएंगे मंडे टू फ्राइडे। 70 क्वेश्चन रोज प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसमें 20 क्वेश्चन मैथ के होंगे, मतलब क्वांट के होंगे, 20 क्वेश्चन जो है वो रीजनिंग के होंगे, 30 क्वेश्चन जो है वो बैंकिंग एंड जनरल अवेयरनेस के होंगे। तो आप देख सकते हो इस तरह का ये क्विज होगा। आप इसको रोज अटेम्प्ट कर सकते हो, जरूरी नहीं कि आज का क्विज आज ही अटेम्प्ट करना है, कोई लिमिट नहीं है, आप कभी भी उसको अटेम्प्ट कर सकते हो। लेकिन इसको अटेम्प्ट करने के लिए आपको हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा। करियर्स क्लाउड एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक जो है वो दिया हुआ है। तो कोई लिमिट नहीं है, कभी भी करें और अपना IBPS PO एग्जाम क्रैक करें, प्रैक्टिस करें मैक्सिमम टू मैक्सिमम। तो स्टार्ट करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन का क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन, विच स्टेट साइंड ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, ताकि डेयरी डेवलपमेंट जो है वो स्टेट के अंदर की जा सके। और ये स्टेट है हमारे पास असम। तो आंसर क्या होगा इसका? ए होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि असम गवर्नमेंट ने जो है वो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के साथ टाई अप किया है, ताकि एक जॉइंट वेंचर जो है वो स्टैब्लिश किया जा सके। और जॉइंट वेंचर में टोटल खर्चा कितना होगा? 2000 करोड़ रुपए का खर्चा होगा, जिसमें आप कह सकते हो कि 10 लाख लीटर दूध जो है वो प्रोसेस किया जाएगा, जिसमें 6 नए मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट्स जो है वो लगाए जाएंगे अगले 7 साल के अंदर। तो टोटल 10 लाख लीटर जो है वो दूध जो है वो हर टाइम पीरियड पे प्रोसेस किया जाएगा। और 6 मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो अगले 7 साल के अंदर स्टेट के अंदर जो है वो नए लगाए जाएंगे। और ये जो 6 मिल्क प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़ हैं ये पूरे असम में जो है वो लगाई जाएंगी, जिसमें आप कह सकते हो 4100 डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को फ़ायदा होगा, क्योंकि वो किसान हैं जो इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के साथ जुड़े हुए हैं और इनको फ़ायदा होगा, इनकी इनकम बढ़ेगी। तो बाय डिफ़ॉल्ट आप कह सकते हो कि इनका जो दूध जो है वो इन डेयरी प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़ में जाएगा, वहाँ पे प्रोसेस होगा, पैक होगा और मार्केटिंग होगी, तो इनको फ़ायदा जो है वो ज़रूर होगा। तो आप कह सकते हो इसमें 15,000 मिल्क ईल्डिंग, जिसमें दूध ज़्यादा देने वाली जो गाय हैं, गिर काउस, जो कि गुजरात में पाई जाती हैं, उनको जो है वो यहाँ पे लाया जाएगा। और 15,000 ऐसी गांवों से जो है वो डेयरी फार्मर्स की इनकम को बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी जो है वो स्टेट में इंक्रीज होंगी। तो आपने यहाँ पे दो चीजें याद रखनी है। एक तो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के बारे में याद रखें दोस्तों कि इसकी स्थापना जो है वो 1965 में की गई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? आनंद के अंदर। आनंद कहाँ पे? गुजरात में। और इसके जो आप कह सकते हो चेयरमैन है वो है मिनेश सी शाह। मिनेश सी शाह ये करंटली जो है वो इसके चेयरमैन हैं। लेकिन इसी के साथ जो है वो अपने असम के बारे में याद रखना है। इसके जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं हिमंत बिस्वा शर्मा। हिमंत बिस्वा शर्मा। और साथ ही साथ गवर्नर हैं प्रोफेसर जगदीश मुखी जी। जगदीश मुखी जी जो है वो आजकल गवर्नर हैं नागालैंड के, भी एडिशनल चार्ज जो है उनको दिया गया है। लेकिन असम में दोस्तों टोटल 7 नेशनल पार्क्स हैं, जैसे कि काजीरंगा नेशनल पार्क आप कह सकते हो, मानस बायोस्फीयर रिजर्व कह सकते हो जो कि एक बहुत फेमस बायोस्फीयर रिजर्व और नेशनल पार्क है। दिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क है दोस्तों। राजीव गांधी ओरांग नेशनल पार्क है, जिसका नाम ओरांग नेशनल पार्क कर दिया गया है। और साथ ही साथ आपने यहाँ पे याद रखना है नामेरी नेशनल पार्क। लेकिन 2 नेशनल पार्क्स जो है वो दोबारा ऐड किए गए, मतलब दोबारा का मतलब नए ऐड किए गए 2020-21 में। एक है रायमोना नेशनल पार्क, लेकिन रायमोना के बाद भी एक और ऐड कर दिया गया है दहिंग पटकाई नेशनल पार्क। तो ये 7 के 7 नेशनल पार्क जो हैं वो असम के अंदर हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। राजनाथ सिंह जी ने फर्स्ट मल्टी डिमेंशनल एडवेंचरल स्पोर्ट्स एक्सपीडिशन जो है वो इंडिया की किस कंट्री के अंदर लॉन्च किया? मतलब इंडिया से कुछ लाइक आप कह सकते हो कि लोग वहां पे जाएंगे बेसिकली जो कि मिलिट्री से जुड़े हुए होंगे
और वो वहाँ पे एडवेंचर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करेंगे, जैसे साइकिलिंग हो गया, ट्रैकिंग हो गया, उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन ये एक्सपीडिशन ये कहाँ पे होगी, कौन सी कंट्री के अंदर ये हमारे लोग जो है वहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे, ये होगी दोस्तों फ्रांस के अंदर। और हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने, उन्होंने इसका उद्घाटन जो है वो किया है। और स्पोर्ट्स एक्सपीडिशन को कंडक्ट कौन कर रहा है, हमारा एक प्रीमियर इंस्टीट्यूशन जिसका नाम है NIMAS, इसका मतलब है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड अलाइड स्पोर्ट्स। तो जो उसके डायरेक्टर हैं वो इस पूरी एक्सपीडिशन को जो है वो लीड करेंगे, जिनका नाम है कर्नल सरफराज सिंह। लेकिन उनके साथ जो है वो टोटल 12 लोग और जाएंगे। इन 12 में 8 तो आर्मी पर्सोनल होंगे और 4 जो हैं वो लाइक यंग पीपल हैं, जो कि कहाँ से बिलोंग करते हैं, अरुणाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं। मतलब यूथ हो गए 4 और 8 जो है वो आर्मी के लोग होंगे। तो ये 12 लोगों का एक ग्रुप वहां पे जाके जो है वो कुछ एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करेगा, जिसमें एक एक्टिविटी है कि द माउंट ब्लैंक ट्रैक के ऊपर जो है वो चढ़ाई चढ़ेगा। और इस ट्रैक जो है, ये ट्रैक जो है वो फ्रांस, स्विट्जरलैंड और इटालियन एल्प्स जो माउंटेन्स हैं यूरोप की, आप कह सकते हो लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है पूरे यूरोप के अंदर, तो उसके ऊपर जो है वो चढ़ाई करेगा। और साथ में ये 250 किलोमीटर की जो है लाइक आप कह सकते हो विंटर ट्रैकिंग भी करेंगे एल्प्स माउंटेन के ऊपर। और साथ में 975 किलोमीटर की जो है एल्प्स माउंटेन के ऊपर जो है वो साइकिलिंग जर्नी भी करेंगे, जो कि आप कह सकते हो कि बिना सामान के जाएंगे और फ्रांस, स्विट्जरलैंड और बेल्जियम से होते हुए जो है पहुंचेंगे। और माउंट ब्लैंक बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में बार बार जिक्र कर रहा हूँ। ये हाईएस्ट पीक है एल्प्स माउंटेन की, और एल्प्स माउंटेन जो है वो लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है पूरे यूरोप के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और माउंट ब्लैंक जो है वो 3 कंट्रीज के बॉर्डर पे सिचुएटेड है। कौन कौन से, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और इटली के। इस चीज को याद रखना है, जितनी भी चीजें मैंने बताई हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, लेकिन फ्रांस के बारे में भी दोस्तों याद कर लें। कैपिटल जो है वो पेरिस है, लेकिन इनके जो प्रेसिडेंट है वो है इमैनुअल मैक्रोन। इमैनुअल मैक्रोन। अगला आते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने कहा है कि वो इंडिया का पहला हेली हब जो है वो कौन सी जगह पे बनाएंगे। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की तरफ से एक अनाउंसमेंट की गई थी कि हम पूरे देश में 10 हेलीकॉप्टर हब बनाएंगे, मतलब 10 हेली हब्स बनाएंगे। जिसमें पहला हेली हब जो है वो कहाँ पे बनाया जाएगा, गुरुग्राम के अंदर बनाया जाएगा, गुड़गांव के अंदर बनाया जाएगा। और ये स्टेट ऑफ हरियाणा, क्योंकि ये हरियाणा का पार्ट है, तो स्टेट ऑफ हरियाणा और मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के बीच में टाई अप हुआ है कि ये पहला सिविल हब जो हेली हब होगा वो गुरुग्राम के अंदर बनाया जाएगा। तो इसके अंदर हर तरह की फैसिलिटीज जो है वो हेलीकॉप्टर के लिए एक ही जगह पे आपको मिल जाएगी, लाइक हेलीपोर्ट, उसके उतरने और उसको टेक ऑफ करने के लिए जो स्थान होगा, हैंगर उसको खड़े करने के लिए जो स्थान होगा, उसकी रिपेयर या और भी उससे रिलेटेड जो सर्विसेज होंगी वो आपको एक ही जगह पे मिल जाएंगी। तो 10 से 20 एकड़ में इसको बनाया जाएगा। और जो हरियाणा से होते हुए या दिल्ली से होते हुए जो बहुत फेमस एक्सप्रेस वे हैं, जैसे द्वारका एक्सप्रेस वे, उसके आसपास ये बनाया जाएगा। और नेशनल हाईवे 8 को भी ये क्या करेगा, अटैच करेगा। तो आप कह सकते हो बहुत ही फेमस ये हेली हब होने वाला है। और देश के अंदर अनाउंस किया गया कि 10 बनाए जाएंगे मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की तरफ से। और यूनियन मिनिस्टर कौन है इसके, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है, मध्य प्रदेश, वो राज्यसभा के मेंबर हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, कौन सी स्टेट ने एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है, अर्बन फॉरेस्ट पार्क। तो इसमें आपको पार्क्स के बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो मिल जाएगी। ये जो एप्लीकेशन लॉन्च किया, ये फॉरेस्ट मिनिस्ट्री तेलंगाना ने लॉन्च की है। तो आंसर क्या होगा इसका, बी होगा। तो फॉरेस्ट मिनिस्टर जो तेलंगाना के, उन्होंने पहली इसी तरह की एप्लीकेशन जो लॉन्च की है, जिसका नाम है अर्बन फॉरेस्ट पार्क, जो कि हर तरह की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी अर्बन फॉरेस्ट पार्क्स के बारे में, उनकी फैसिलिटीज के बारे में जो कि विजिटर्स को दी जाती है। और जो भी उनको रास्ते में या उन्होंने विजिट करना है उसमें, तो हर तरह की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। जैसे कि आप कह सकते हो एंट्री फीस कितनी है उस पार्क की, स्पेशल फीचर्स क्या है उस पार्क के, या आप कह सकते हो कि जहां से आप जाओगे उस पार्क में उसमें डिस्टेंस कितना है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको एक ही जगह पे मिल जाएगी। तो पहले फेज में ये कितने पार्क्स को कवर करेगा, 39 पार्क्स को ये एप्लीकेशन जो है वो कवर करेगी। लेकिन जब इसका सेकंड फेज लॉन्च होगा तो सारे के सारे पार्क्स जो हैं वो तेलंगाना सरकार के, जो भी तेलंगाना स्टेट के अंदर हैं, वो सारे के सारे इसमें कवर हो जाएंगे। तो याद रखना है ये एप्लीकेशन कौन सी स्टेट ने लॉन्च की है, तेलंगाना ने। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर कौन है, के चंद्रशेखर राव हैं, के चंद्रशेखर राव। और यहाँ की गवर्नर हैं तामिलिसाई सौंदरराजन, जो कि पुडुचेरी की भी गवर्नर हैं। जब किरण बेदी जी ने रिजाइन कर दिया था तो उसके बाद जो है कौन लगाई गई थी, तामिलिसाई सौंदरराजन। एक्स्ट्रा चार्ज या एडिशनल चार्ज इनको दिया गया था। लेकिन साथ ही आपने याद रखना है यहाँ की इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। एक आपको मिलेगी प्रणहिता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एक आपको मिलेगी मंजीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मंजीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एक मिलेगी शिवाराम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बहुत फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये 3। और प्रणहिता के बारे में याद रख सकते हो, ये एक ट्रिब्यूटरी है किसकी, मतलब एक सहायक नदी है किसकी, गोदावरी की। ये भी याद रखना आपने।
और यहाँ पे 3 नेशनल पार्क्स भी आपको मिलेंगे बहुत फेमस। एक तो मिलेगा मृगावनी नेशनल पार्क, मृगावनी। एक मिलेगा आपको यहाँ पे केबीआर नेशनल पार्क, काशू ब्रह्मानंदा रेड्डी नेशनल पार्क बहुत ही फेमस है। और एक आपको मिलेगा महावीर हरीना नेशनल पार्क। तीनों नेशनल पार्क्स बहुत फेमस। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कैश विड्रॉल लिमिट माइक्रो एटीएम से, जो कि आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम के लिए लिमिट किया गया है पर ट्रांजैक्शन, मतलब कितने रुपए निकाल सकते हो इन माइक्रो एटीएम से, आधार इनेबल्ड जो पेमेंट सिस्टम है, तो पर ट्रांजैक्शन आप 10,000 रुपए ही निकाल सकते हो। तो आंसर क्या होगा? सी होगा। ये रिसेंटली नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से कुछ पेमेंट गाइडलाइंस जो है वो दी गई हैं कि आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम के ऊपर जो है उसको स्टैंडर्डाइज किया जाए और उसमें कैश विड्रॉल लिमिट्स और मिनी स्टेटमेंट्स की भी जो है वो लिमिट्स निकलनी जो है वो कितनी होंगी उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकें। तो आप कह सकते हो कि कैश विड्रॉल जो है वो एक दिन के अंदर जो है एक टर्मिनल के ऊपर जो है वो एक दिन में 5 बार ही निकाला जा सकता है, एक तो ये कह दिया गया है। और 10,000 रुपये ही एक ट्रांजैक्शन में निकाल सकते हो, ये भी कह दिया गया है। और साथ में ये कह दिया गया कि एक महीने में आप 5 बार ही जो है वो एटीएम से फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो ट्रांजैक्शंस निकाल सकते हो। लाइक कैश विड्रॉल लिमिट जो है ट्रांजैक्शंस की 5 बार ही अप्रूव कर सकते हो एक महीने में एक कस्टमर्स के ऊपर। और जो मिनी स्टेटमेंट है दोस्तों, वो भी आप जो है वो 5 बार ही निकाल सकते हो। 5 टाइम्स ही जो है वो आप मिनी स्टेटमेंट निकाल सकते हो पर कस्टमर पर मंथ के बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ ये। और आपने एक बात याद रखनी है, इसमें एक बिजनेसमैन के लिए किया गया है 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन, ताकि गलत यूज ना हो सके, चाहे वो मर्चेंट्स हैं, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट हैं या एजेंट्स हैं। कि आपको अगर एक दिन में आपने लॉगिन करना है अपने उसमें, तो आपको एक बार आधार बेस्ड बायोमेट्रिक ऑथेंटिफिकेशन करवानी जरूरी है, एटलीस्ट वंस ए डे। एक दिन में एक बार तो कम से कम आपको ये करवाना ही पड़ेगा। और साथ में आपने याद रखना है कि ये सारी चीजें एप्लीकेबल होंगी, जैसे 10,000 पर ट्रांजैक्शन, 5 ट्रांजैक्शंस कैश विड्रॉल एक दिन में जो है वो किया जा सकता है, और 5 बार जो है वो एक महीने में एटीएम आप फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकते हो, मिनी स्टेटमेंट 5 बार निकाल सकते हो। तो ये सारी चीजें अप्लाई होंगी 15 जनवरी 2022 से, मतलब अभी 4 दिन के बाद जो है वो ये स्टार्ट हो जाएंगी। लेकिन जो ये बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट वाली है, इसको स्टार्ट करेंगे 31 जनवरी को, 31 जनवरी 2022 को, मतलब 15 दिन बाद जो है वो इसको और स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो ये आपने याद रखनी है चीज़ें। और एनपीसीआई के बारे में याद रखें, क्योंकि ये गाइडलाइंस एनपीसीआई की तरफ से दी गई हैं। और एनपीसीआई की स्थापना 2008 में की गई। इसके हेड जो हैं वो दिलीप असबे हैं, दिलीप असबे। और इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पे है? मुंबई में। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एकेडमिक इंस्टीट्यूशन 2022 जो है वो कहाँ पे ऑर्गेनाइज की गई? तो याद रखना है, ये ऑर्गेनाइज की गई गुजरात के अंदर। आंसर होगा सी होगा। और इसका उद्घाटन जो है गुजरात के जो चीफ मिनिस्टर हैं भूपेंद्र पटेल जी, उन्होंने किया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन को स्लाइड से ही याद कर सकते हैं। और इसका गुजरात साइंस सिटी कैंपस में जो है वो उद्घाटन किया गया। और इसमें जो है बहुत से इनिशिएटिव लॉन्च किए गए, इवन 30 अलग अलग तरह के मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन किए गए। तो यहाँ पे चीफ मिनिस्टर ने एक बहुत ही इनिशिएटिव जो उन्होंने ऑलरेडी पहले स्टार्ट किया हुआ अच्छा इनिशिएटिव, वो था उसका सेकंड वर्जन जो है वो लॉन्च किया, जिसका नाम है स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी 2.0। तो ये मार्च 2027 तक चलेगी। इसका मेन मकसद जो है वो क्या है, क्योंकि ये ऐसी पहली स्टेट है जिन्होंने ऐसी कोई पॉलिसीज को स्टार्ट किया था जिसमें बच्चों की इनोवेशन के ऊपर फोकस किया जाएगा। और यूनिवर्सिटीज में जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, वो अगर कोई इनोवेशन उनके मन में कोई आइडिया है, तो उनको लाइक एक बिजनेस में कन्वर्ट करने के लिए स्टेट जो है वो क्या करेगा? सहयोग करेगा। अगर आप 35 साल से कम हो और आप कह सकते हो स्कूल या कॉलेज स्टूडेंट हो, तो इसका मतलब अगर आपके मन में कोई आइडिया है, तो आपको जो है वो स्टेट फाइनेंशियली जो है वो क्या करेगा? सपोर्ट करेगा और उसको आगे लेके जाने में आपकी हेल्प करेगा। और इसी के अंदर 30 अलग अलग तरह के एमओयू जो है वो साइन किए गए हायर और टेक्निकल एजुकेशन से रिलेटेड। क्योंकि आपको पता है 10 जनवरी से लेके 12 जनवरी, मतलब ये 3 दिन की गुजरात वाइब्रेंट या वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट जो है वो होने वाली है। आज से ये स्टार्ट हो चुकी है। तो आप कह सकते हो कि ये बहुत ही अच्छा एक इनिशिएटिव होता है किसी भी स्टेट का, जिसमें वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट किसी भी स्टेट में लेके आ सकते हैं। लेकिन हम गुजरात की बात कर रहे हैं, तो उससे पहले ये 30 एमओयू स्पेशली एजुकेशन सेक्टर में जो है वो साइन किए गए हैं। और गुजरात के चीफ मिनिस्टर याद रखेंगे भूपेंद्र पटेल जी हैं, और गवर्नर यहाँ के हैं आचार्य देवव्रत जी। लेकिन आपने एक बात और याद रखनी है, यहाँ पे आपको 4 नेशनल पार्क्स मिलेंगे बहुत ही फेमस। गिर नेशनल पार्क, वंसदा नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क, और एक मिलेगा मेरीन नेशनल पार्क, मेरीन नेशनल पार्क। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट ब्लैक एक्टर? पहले ब्लैक एक्टर और फर्स्ट बहामियन
टू विन ओवर ऑस्कर अवार्ड फॉर द बेस्ट एक्टर रिसेंटली पास्ड अवे। सिंपल कर देते हैं क्वेश्चन को, ऐसे पहले ब्लैक एक्टर का नाम बताना है जिन्होंने ऑस्कर जीता था बेस्ट एक्टर कैटेगरी में और उनका रिसेंटली देहांत हो गया है। तो क्वेश्चन को चाहे स्लाइड से याद कर लें, आंसर है उनका सिडनी पॉइटियर। तो आंसर क्या होगा, डी होगा। तो सिडनी पॉइटियर का आप फोटो यहाँ पे देख सकते हो और ये एक बाहेमियन अमेरिकन एक्टर है, मतलब यूएसए से ही बिलोंग करते हैं और इनको बेस्ट एक्टर की श्रेणी में जो है वो अवार्ड दिया गया था, ऑस्कर अवार्ड दिया गया था, लेकिन ये ऐसे पहले ब्लैक अभिनेता हैं जिनको ये अवार्ड जो है वो दिया गया था। सिडनी पॉइटियर एक एक्टर हैं, एक डायरेक्टर हैं, बहुत फेमस एक्टिविस्ट हैं और एम्बेसडर भी रह चुके हैं यूनेस्को का या यूनाइटेड नेशन का। तो जब तक इनकी डेथ नहीं हुई थी ये ओल्डेस्ट सर्वाइविंग मेल अकेडमी अवार्ड विनर थे, मतलब ऑस्कर अवार्ड विनर थे ओल्डेस्ट, ये भी आपने याद रखना है। तो ये बहमास के एम्बेसडर रह चुके हैं जापान को और 1997 से लेकर 2007 तक, और एम्बेसडर रह चुके हैं यूनेस्को के बहमास के अंदर। तो ये भी आपने याद रखना है। इनकी ऑटोबायोग्राफी है जिसका नाम है द मेजर ऑफ ए मैन, ए स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी, जो कि 2002 में जो है वो इनके द्वारा लिखी गई थी। इन्होंने और भी बहुत सी बुक्स लिखी हैं जैसे लाइफ बियॉन्ड मेजर, दिस लाइफ, ये भी बुक इनके द्वारा लिखी गई है। मोंटेरो केन, ये भी इनके द्वारा लिखी गई है। तो आपने जो याद रखनी है वो याद रखना है लाइफ बियॉन्ड मेजर। और सिडनी पॉइटर जो है इनको ऑस्कर अवार्ड दिया गया था, या अकेडमी अवार्ड मिला था बेस्ट एक्टर फॉर लिलीज ऑफ द फील्ड, जो कि 1963 में मूवी रिलीज की गई थी, और ऑनरेरी अवार्ड जो है वो इनको 2001 में प्रेजेंट किया गया था, मतलब ये अवार्ड इस मूवी के लिए इनको ऑनरेरी दिया गया था 2001 में। लेकिन दोस्तों आपने एक बात और याद रखनी है कि 2009 में जो उस टाइम पे यूएसए के प्रेसिडेंट थे बैरक ओबामा, उन्होंने इनको प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम दिया था, प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम, जो कि यूएसए का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। आर्टिस्टिक और ह्यूमैनिटेरियन अचीवमेंट में इनको ये अवार्ड जो है वो दिया गया था। तो नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इतनी खासियत है यार, तो इसका मतलब आपको ये क्वेश्चन याद रखना पड़ेगा और ये क्वेश्चन आने के चांसेस जो है वो ज़्यादा हैं। लेकिन इसी के साथ आपने जो 3 ऑबिचरीज और आप नाम देख रहे हो, ये बहुत ही फेमस पर्सनैलिटीज रही हैं, जैसे विल्बर स्मिथ जो कि साउथ अफ्रीकन नॉवलिस्ट हैं, बहुत फेमस, उनका देहांत हुआ है रिसेंटली। नेक्स्ट इज बांदुला वारनापुरा जो कि श्रीलंका के बहुत ही फेमस क्रिकेटर रह चुके हैं और कैप्टन भी रह चुके हैं श्रीलंका टीम के, उनका रिसेंटली देहांत हुआ है। वासु प्रांजपे इंडियन क्रिकेटर हैं और इवन कोच रह चुके हैं, कोच में ज़्यादा मुहारता हासिल की, ऋषभ पंत को जो है वो ट्रेन कर चुके हैं और भी बहुत से प्लेयर्स को ट्रेन कर चुके हैं, तो उनका भी रिसेंटली देहांत हो गया। तो ये भी आपने याद रखना है। तो तीनों की तीनों और ऑबिचरीज भी जो है बहुत ही फेमस हैं। नेक्स्ट आते हैं अगला क्वेश्चन। 5 जो वर्ल्ड की पावरफुल कंट्रीज हैं उनके बीच में एक एग्रीमेंट हुआ, आप कह सकते हो उन्होंने प्लेज किया है कि हम न्यूक्लियर वॉर को रोकेंगे और जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनको बढ़ने से रोकना है, ताकि हाँ कोई भी वॉर जो है वो न्यूक्लियर से जीत नहीं सकता, इससे डिस्ट्रक्शन ही होगी। तो ऐसा जरूरी है कि ऐसी कोई वॉर जो है, ऐसी कोई लड़ाई है वो लड़ी ही ना जाए। ये 5 कंट्री जो है वो वर्ल्ड की पावरफुल कंट्रीज हैं, चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और अगर आप ध्यान से देखोगे ये वही 5 कंट्रीज हैं जो यूनाइटेड नेशन की P5 कंट्रीज हैं, मतलब परमानेंट मेंबर्स हैं, या इनको न्यूक्लियर 5 कंट्रीज के नाम से भी जाना जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीज और इनके बीच में ये एग्रीमेंट हुआ है कि न्यूक्लियर वॉर को नहीं होने देना है, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन्स का कोई भी एंड नहीं है, इसका खतरा जो है वो पूरे वर्ल्ड को है, इसलिए इसको रोकना जरूरी है। और 5 नेशंस के बीच में आप कह सकते हो न्यूक्लियर वेपन्स जो है उसको लेके एक ट्रीटी भी साइन हुई थी 1968 में, जिसको कहा जाता है एनपीटी ट्रीटी या नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स ट्रीटी। इसको भी आपने याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ज्वाइंट स्टेटमेंट में इन्होंने कहा है कि हमने जो है वो कोई भी न्यूक्लियर वॉर जो है वो होने नहीं देनी, जिसका इम्पैक्ट जो है वो पूरे वर्ल्ड के ऊपर पड़ेगा, जिसका इम्पैक्ट जो है वो हर व्यक्ति के ऊपर पड़ेगा। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि ये एनपीटी ट्रीटी है क्या, या इसमें क्या हुआ था। तो जो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है हमारी, ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जिसमें न्यूक्लियर वेपन्स को बढ़ने से रोकना था, उनकी वेपन्स की टेक्नोलॉजी को रोकने के लिए बढ़ना था, और साथ ही इसका पीसफुल यूज करने के लिए लोगों को प्रेरित करना था या किसी कंट्री को प्रेरित करना था। मतलब हमने न्यूक्लियर के बेसिस पे उन चीजों को डेवलप नहीं करना जो देश के लिए खतरा हो सकती हैं। और इस ट्रीटी के लिए सिग्नेचर जो है 1968 में किए गए, लेकिन ये ट्रीटी 1970 में जो है वो स्टार्ट की गई थी। कितनी कंट्रीज इसका हिस्सा है? 191 स्टेट्स या कंट्रीज जो है वो इसका हिस्सा है जिन्होंने इस ट्रीटी को ज्वाइन किया था, इंक्लूडिंग 5 परमानेंट मेंबर्स। लेकिन दोस्तों खास बात क्या है कि यूनाइटेड नेशन की 4 कंट्रीज इसका हिस्सा नहीं है। और आपको जान के हैरानी होगी अगर आप पहली बार इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सुन रहे हैं, कि इंडिया, पाकिस्तान, इजराइल और साउथ सूडान, ये 4 कंट्रीज जो हैं वो इसका हिस्सा नहीं है। और नॉर्थ कोरिया जो कि पहले इसका हिस्सा था, उसने इससे एग्जिट कर लिया।
तो एक ही कंट्री है जो पहले इसका हिस्सा थी लेकिन बाद में विड्रॉ कर गई, वो नॉर्थ कोरिया है। 4 कंट्रीज ने कभी भी इसको साइन नहीं किया, वो है इंडिया, पाकिस्तान, इसराइल और साउथ सुडान। याद रखनी है जितनी भी इंफॉर्मेशन मैंने आपको बताई है। अब आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर, लेकिन वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लेंगे और टेलीग्राम ग्रुप को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर लें। क्वेश्चन है कि गवर्नमेंट ने एस्टिमेट किया है कि इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ रेट होगी वो 9.2% होगी फाइनेंशियल ईयर 22 में। तो जो हमारा नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड लाइक आप कह सकते हो प्लानिंग इंप्लीमेंटेशन के अंडर आता है, तो उन्होंने प्रेडिक्ट किया है कि हमारी जीडीपी जो कांस्टेंट प्राइसेस के ऊपर होगी, जिसका बेस ईयर 2011-12 है, तो उसमें फाइनेंशियल ईयर 22 में 9.2% तक रहेगी। और पिछले साल जो है वो कॉन्ट्रैक्शन रही थी -7.3% की। मेरे ख्याल से सारे बच्चों को पता होगा कि -7.3% जो है वो ऑफिशियल डाटा है सरकार का, जिसमें 2020-21 में हमने जो है वो इतनी जीडीपी जो है वो हमारी लो रही है, या हमने नेगेटिव ग्रोथ की आप कह सकते हो। लेकिन 9.5% जो है वो आरबीआई ने प्रेडिक्ट किया, तो उससे थोड़ा सा कम है। तो आप कह सकते हो कि आरबीआई की तरफ से इतनी प्रेडिक्ट है और सरकार की तरफ से जो फर्स्ट एस्टिमेट दिए गए हैं वो इतना है। तो इसको थोड़ा सा याद रखना है। और ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन की तरफ से है, जिसके यूनियन मिनिस्टर कौन है? राव इंद्रजीत सिंह है, राव इंद्रजीत सिंह। अगला आते हैं वन लाइनर इंपॉर्टेंट पॉइंट में, जिसमें पहला पॉइंट है कि तेलंगाना के जो फॉरेस्ट मिनिस्टर हैं उन्होंने एक अर्बन फॉरेस्ट पार्क एप्लीकेशन को लॉन्च किया, हम ऑलरेडी कर चुके हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने सेकंड कैंपस जो है वो चित्तरंजन नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया कलकत्ता के अंदर। तो ये जो गरीब लोग हैं, जो मिडिल क्लास लोग हैं, उनकी हेल्थ केयर क्वालिटी को इम्प्रूव करेगा, उनका ट्रीटमेंट जो है वो और इम्प्रूव करेगा, और साथ ही साथ ये कैंसर रिसर्च फैसिलिटी में एक एडवांस टेक्नोलॉजी को आगे लेके जाएगा। इंडिया जो है वो जापान को ओवरटेक कर लेगा और सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा 2030 में। ये एक IHS मार्केट रिपोर्ट है जो लॉन्च की गई, और उसमें बताया कि ये जापान को ओवरटेक कर जाएगा। और जीडीपी में अभी इंडिया जो है वो आप कह सकते हो 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, लाइक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, चाइना, जापान, जर्मनी, यूके, और 6th पे कौन आता है? इंडिया आता है। लेकिन 2030 तक इंडिया जो है वो जर्मनी और यूके को जो है वो ओवरटेक कर जाएगा, ये भी कहना है साथ में। तो ये भी आपने याद रखना है, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ इसको रीड कर ले। इंडिया की जीडीपी ग्रोथ जो है वो रिवाइज करेगा, ये कहा गया है सर एसबीआई एक्कोरैप की रिपोर्ट के अंदर। एसबीआई की जो इकोनॉमिक रिपोर्ट है जिसको एक्कोरैप कहा जाता है, उन्होंने कहा कि रिवाइज करना पड़ेगा, कुड बी रिवाइज 9.5% हो जाएगी। क्योंकि अभी हमने क्वेश्चन किया है कि नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस की तरफ से कहा गया 9.2%, तो एसबीआई कहता है कि नहीं भैया आप रिवाइज करोगे 9.5% आपको करना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया ग्रोथ 9.5% तक करेगा, और ये आरबीआई भी कह चुका है। श्रीलंका के क्रिकेटर हैं जिनका नाम है धनुष्का, जो कि एक ओपनर बैट्समैन हैं श्रीलंका के। तो उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से जो है वो संन्यास ले लिया, वो वनडे क्रिकेट और T20 के ऊपर फोकस करना चाहते हैं। रिसेंटली श्रीलंका के एक और क्रिकेटर थे जिनका नाम था बानुका राजापक्षा। बानुका राजापक्षा वो भी रिटायरमेंट ले चुके हैं, लेकिन वो सारी इंटरनेशनल क्रिकेट से ले चुके हैं, इन्होंने सिर्फ टेस्ट क्रिकेट से लिया। असम ने नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के साथ एग्रीमेंट साइन किया, हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब आते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन ऑफ द डे 8 जनवरी का क्वेश्चन जो है वो क्या था कि मिनिमम अमाउंट जो है वो आरटीजीएस की तरफ से कितनी ट्रांसफर की जाती है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट के अंदर। जो है अगर आप उसी टाइम पीरियड पे पैसे को ट्रांसफर करना चाहते हो, कुछ ज़्यादा वैल्यू की ट्रांजेक्शन करना चाहते हो, तो आप मिनिमम टू मिनिमम जो है वो आरटीजीएस स्टार्ट कर सकते हो 2 लाख से। तो आंसर क्या होगा इसका? डी होगा। और याद रखना है कि इसकी मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं, लेकिन बहुत से बच्चों ने 5 लाख आंसर लगा दिया। याद रखना है दोस्तों 5 लाख नहीं है, मैक्सिमम कोई भी लिमिट नहीं है, मिनिमम जो है वो 2 लाख है। आरटीजीएस आप कर सकते हो उसके थ्रू। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन ऑफ द डे क्या कहता है कि कौन सा बैंक है जिसका हेडक्वार्टर कलकत्ता में नहीं है इनमें से? तो आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, मैं आपके आंसर का वेट करूंगा। लाइक करना है इस वीडियो को, शेयर करें मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, टेलीग्राम ग्रुप, और इस बेल बटन को प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिल सके। बट ये अफेयर्स क्लाउड का प्रॉमिस है कि ये आपके कॉन्फिडेंस को जरूर बूस्ट करेगा, और इसी तरह से हमें सपोर्ट करते रहें। लेकिन दोस्तों बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेना अपने किसी भी चीज़ को, लाइफ को बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेंगे, और हमेशा मुस्कुराते रहेंगे इसी स्माइली की तरह। इस साल हम अपने लक्ष्य को जरूर अचीव करके रहेंगे। थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।